जय हिंद साथियों। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं ना। पिछले क्लास यानी हम लोगों ने हिस्ट्री फाउंडेशन को स्टार्ट कर दिया था, ज्योग्राफी फाउंडेशन को स्टार्ट कर दिया। तो आज क्लास में हम लोग पॉलिटी फाउंडेशन बैच को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज से ही आपका सारा लेक्चर है ना पॉलिटी का भी आपको शेड्यूल के साथ आपको शेड्यूल बता दिया गया, जाकर देख सकते हैं कम्युनिटी में है ना प्ले लिस्ट में। तो आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि पॉलिटी में क्या ना बेसिक पॉलिटी बिहार के युवाओं के या बिहार के लोगों के जेहन में आता है। तो एक बात जरूर ये दिमाग में डायरेक्ट हम क्या करता है मैसेज आता है कि पॉलिटी मतलब राजनीति है ना। राजनीति क्या है? तो यानी कि बिहार के प्रत्येक घर में प्रत्येक आदमी के पास राजनीति करने का तजुर्बा होता है। बिहार के प्रत्येक लोग के लिए यही जाना था। भारत भर में भारत के प्रत्येक राज्यों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर राजनीति कहीं होता है तो अपना प्रदेश बिहार में होता है ना। तो चलिए हम लोग इसी को आज देखेंगे। तो राजनीति के लिए यानी पॉलिटी को लिए हम लोग तो इससे अछूता कोई सब्जेक्ट है नहीं। यानी पॉलिटी बिहार के हर प्रत्येक नागरिक के जेहन में है ना क्या बीज की तरह उगा हुआ है। और पॉलिटी के बारे में चाहे कुछ जाने या ना कुछ, लेकिन राजनीति करना कुछ यानी यदि उस व्यक्ति को कुछ बुझाए या ना बुझाए कोई अलग मैटर है। लेकिन राजनीति मतलब थोड़ा बहुत प्रत्येक आदमी के जेहन में है ना एक बीज की तरह उग चुका है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी। चूंकि हम लोग पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो भी एग्जाम दीजिएगा, जैसे बीपीएससी पीटी हो गया, यूपीएससी पीटी या जेपीएससी यानी किसी भी पीसीएस का एग्जाम के पीटी में और साथ ही दरोगा का पीटी और मेंस में, और जनरल कंपटीशन की बात करें तो एसएससी, रेलवे है ना और बैंकिंग, कांस्टेबल यानी दरोगा, इतने जितने भी एग्जाम आप दीजिएगा सभी में आपका जो पॉलिटी पूछा जाता है क्वेश्चन तो आपको इंडियन पॉलिटी से नहीं पूछा जाता, आपको पॉलिटिकल साइंस में नहीं पूछा जाता। हाँ, यदि आप मेंस पेपर में अगर ऑप्शनल पेपर ले रहे हैं यानी ऑप्शनल ले रहे हैं तो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होगा। लेकिन आपके लिए है ना यानी पीसीएस एग्जाम या यूपीएससी एग्जाम में आप अगर मेंस की तैयारी करते हैं और उसमें आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो आपके लिए ना बेसिक चीज से पढ़ना। लेकिन हम लोग का क्या है कि हम लोग पीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं और पीटी फाउंडेशन यानी पॉलिटिकल फाउंडेशन बैच को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी को विस्तार रूप से पढ़ेंगे। यानी जितना भी डिस्कशन यानी बेसिक से लेकर यानी जीरो से लेकर हीरो तक लेवल पहुंचाएंगे क्या पॉलिटी का। यानी इस पॉलिटी को अगर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ अच्छे से अगर रेगुलर एंड कंटिन्यू अगर जुड़े रहेंगे तो आपके पॉलिटी से किसी भी एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सब। तो हम लोग प्रत्येक वर्ड को देखेंगे कि आखिर पॉलिटी क्या है। देखिएगा इंडियन पॉलिटी मतलब होता है भारतीय राज व्यवस्था। तो राज व्यवस्था आखिर क्या है? राज व्यवस्था यानी कि है ना तो राज यानी कि लोकतंत्र की शुरुआत कब से हुई। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड ही है भारतीय। इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय राज व्यवस्था। तो राज व्यवस्था हम लोग समझें कि राज व्यवस्था आखिर है क्या। तो राज व्यवस्था देखिए, राज व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है। बेसिक चीजें है उसको हम लोग चूंकि बेसिक का स्टार्ट करें तो हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रत्येक शब्द में आपका क्वेश्चन यूटर्न मारता है। यानी अगर आप क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में अगर सही से नहीं पढ़िएगा और एक शब्द आपके प्रश्न मायने रखता है, क्योंकि एक प्रश्न आपका यूटर्न मार देगा है ना। तो एक खास ध्यान रखिए। जैसे एक एग्जाम्पल लिख लीजिए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, बताइए अगर जानते हो तो। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है और भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, अगर जानते हो तो कमेंट में बताइए। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कशन कर देंगे। क्योंकि आप ज्योग्राफी अगर पढ़े होंगे तो हम लोग ने भी तो यानी आपके क्लास में आपका है ना पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे ही, लेकिन हम लोग आपके पढ़ रहे हैं और पर्वत श्रेणी में भी हम लोग चोटी को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर जो पढ़ चुके हैं ना तो बताइएगा कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी पर्वत चोटी कौन सा और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा। तो इसका कमेंट में जवाब बताइएगा अगर जानते होंगे, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे विस्तार पूर्वक से। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे राज व्यवस्था क्या है। तो देखिए राज व्यवस्था दो शब्द से मिलकर बना है। एक हो गया आपका राज और एक हो गया आपका व्यवस्था। यानी राज पॉलिटी कितने शब्द से मतलब मिलकर बना है तो दो शब्दों से। यानी राज हो गया और व्यवस्था। तो सबसे पहले समझना कि राज क्या है और व्यवस्था क्या है। ये भी तो प्रश्न हो सकता है क्योंकि तो हम लोग बेसिक चीज से पढ़े राज क्या और व्यवस्था क्या है। यानी कि राज मतलब स्टेट कह सकते हैं ना। तो स्टेट किसे कहते हैं अगर कोई जानते हो कमेंट में जवाब बताइए। व्हाट इज द स्टेट यानी राज क्या है।
तो देखिए राज, जैसे मान लीजिए कि है ना, यानी राज हम लोग समझ रहे, तो राज के लिए देखिए किसे राज हम कहेंगे, आखिर हम लोग किसे राज कहेंगे, और व्यवस्था आखिर किसे कहेंगे। तो व्यवस्था, राज के लिए एक सिंपल सा उदाहरण बताना, जैसे है ना, जैसे आप मान लीजिए कि किसी का नाम है ना, लड़का राज, उसका राज्य है, राज नहीं राज है, तो उसका नाम हम लोग क्या किसी तरह से मतलब जनरली रख देते हैं राज, तो उसमें कुछ छुपा हुआ है तभी उसका नाम राज रखते हैं। किसी का नाम आप सुने होंगे है ना, शनिचरी इतवार, यानी कि उसको जन्म क्या हुआ शनिचरी, यानी कि जनरली अब तो नहीं इसका इस तरह का नाम देखने को लिए मिलेगा, लेकिन अगर आप गांव देहात से अगर रिलेशन रखते होंगे तो आपका इस तरह का नाम देखने के लिए मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार राज आखिर है क्या, तो देखिए राज होने के लिए, यानी राज बनने के लिए आपको 4 तत्व आपको काफी जरूरी है, यानी कि 4 बात समझ लीजिएगा। तो राज, यानी राज कैसा बनता है, तो राज के लिए 4 इंपॉर्टेंट पद है, यानी 4 इंपॉर्टेंट पद कौन कौन सा है। तो सबसे पहले जनसंख्या, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अगर राज बनाना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, जनसंख्या। अगर जनसंख्या उपलब्ध हो गया तो जनसंख्या को रहने के लिए क्या चाहिए, एक जगह चाहिए यानी भूभाग। तो दूसरा आपका चाहिए क्या, भूभाग। अगर वहां जनसंख्या भी, अगर किसी राज यानी किसी जगह पर जनसंख्या भी बस गया है ना, तो जनसंख्या बसेगा कहाँ, जहां भूभाग होगा, तो भूभाग हो गया। अब तीसरा देखिए क्या तत्व यानी पॉइंट है, एलिमेंट, तो तीसरा आपका है संप्रभुता। संप्रभुता, तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है, अगर जानते हो तो बताइए करने में। तो देखिए संप्रभुता का अर्थ होता है कि निर्णय लेने का, जो निर्णय लेते हैं, निर्णय का क्षमता स्वयं पर हो, यानी किसी के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेना, चाहे वह आंतरिक मामला हो या बाहरी मामला हो। जैसे मान लीजिए कि हमको किसी, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा यानी कि हम विचार, यानी हम लोग क्या निर्णय ले रहे हैं, निर्णय लेना है कि हम पॉलिटिया से पढ़ा रहे हैं तो हमारा निर्णय ले रहे हैं, किसी के दबाव में हम किसी के यानी बाहरी दबाव या आंतरिक दबाव में नहीं हम पढ़ा रहे हैं ना। तो इसी तरह से जैसे अगर मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री हैं तो नरेंद्र मोदी, यानी वो निर्णय लेंगे है ना, तो किसी के दबाव में नहीं लेंगे है ना, तो उसी को क्या कहेंगे, संप्रभुता। यानी बाहरी मामला में भी और इंटरनली मामला भी, यानी कि एक्सटर्नली और इंटरनली मामला में अगर दबाव है ना, निर्णय लेने का अगर समय आए तो अगर निर्णय स्वयं पर लेने की, जो हमारा इच्छा कह रहा है वो अगर वही है ना उसी काम को करेंगे, यानी उसी को निर्णय को लागू करेंगे, उसी को हम लोग संप्रभुता कहते हैं। यानी इस निर्णय क्या हो, निर्णय स्वयं पर निर्भर हो है ना। उसके बाद आपका एक जब 3 तत्व हो गया, यानी कि जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता, तब 3 तत्व आ जाएगा तो एक आपका क्या चाहिए, तो इस सभी को चलाने के लिए एक सरकार चाहिए। तो एक आपका हो गया सरकार, यानी कितना कुल किसी भी अगर क्षेत्र को राज बनाना है तो 4 एलिमेंट उसको कम से कम जरूरी दम तत्व है ना, जरूरी दम काफी आवश्यक तत्व है। पहला हो गया कौन, जनसंख्या। अगर जनसंख्या हुआ आ गया तो जनसंख्या को रहने के लिए क्या चाहिए, एक जगह चाहिए यानी भूभाग, एरिया चाहिए। तो दूसरा आपका क्या हो गया, तो भूभाग। उसके बाद अगर जनसंख्या भी किसी क्षेत्र में आ गया, उसके रहने के लिए जगह हो गया। उसके बाद क्या है, तो वहां जो लोग रहेंगे, जनसंख्या रहेगा, वहां जो पीपल रहेंगे उसको निर्णय लेने का है ना, जो निर्णय लेंगे वो किसी के दबाव में नहीं लेंगे, तो उसी को संप्रभुता कहते हैं। अगर किसी कंट्री में देखिए तो निर्णय आप नहीं ले सकते दबाव में है ना, तो उत्तरी कोरिया में आपका तानाशाही शासन है, तो वहां आप निर्णय इस तरह से आप ले भी सकते हैं, लेकिन जनरली मान के चलिए नहीं। लेकिन हमारा भारत देखिए, तो भारत में है कि अगर कोई भी व्यक्ति के निर्णय लेने है ना, अगर निर्णय लेना हो तो स्वयं पर जो भी उसका अंदर से इच्छा करेगा तो उसी को ले सकता है। जैसे अगर आम पब्लिक की बात करें तो आम पब्लिक के जेहन में जो है ना, माइंड में वो आ रहा है कि हम ये काम करना है तो हमें करना है, यानी ऐसा नहीं कि किसी के दबाव में ये काम करो तो ये करो, नहीं, किसी के दबाव में नहीं लेना है ना। जैसे अगर हम एक्सटर्नल, जैसे अगर विदेश मंत्रालय में अगर भारत को सरकार को अगर शामिल होना है तो ये भारत सरकार पर निर्भर, यानी नरेंद्र मोदी पर निर्भर करता है कि वो निर्णय क्या लेते हैं, यानी किसी के दबाव में निर्णय लेने, तो उसी को हम लोग संप्रभुता कहते हैं। तो उसके बाद अगर 3 एलिमेंट मिल गया तो चौथा चाहिए कंपलसरी, यानी कि सरकार। ये 4 तत्व अगर मिल जाएगा तभी सरकार बनेगा। अगर किसी यानी चारों तत्व में अगर वो किसी एक भी अगर नहीं मिला तो उसे हम लोग राज नहीं कहेंगे है ना। तो भूभाग देख लीजिए, जनसंख्या हो गया आपका, किसी भी राज को है ना, किसी भी क्षेत्र को राज बनने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आपका जनसंख्या चाहिए यानी पॉपुलेशन। उसके बाद आपका क्या चाहिए, भूभाग यानी एरिया चाहिए, लैंड चाहिए।
उसके बाद संप्रभुता चाहिए, और उसके बाद अंततः चौथा आपका हो गया तो आपका सरकार होना चाहिए। और सरकार में भी आपका जानते हैं कि सरकार के कितना अंग है, एक हो गया आपका विधायिका, एक आपका हो गया कार्यपालिका, एक हो गया आपका न्यायपालिका, है ना। यानी कुल कितने तत्व है, यानी कि विधायिका, राज यानी सरकार के भी कितने तत्व है, पहला हो गया विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हम लोग देख समझेंगे कि विधायिका किसे कहते हैं, कार्यपालिका किसे कहते हैं और न्यायपालिका किसे कहते हैं। तो विधायिका का अर्थ विधायक नहीं हुआ, विधायिका का अर्थ हुआ व्यवस्थापिका, यानी व्यवस्था को लागू करने वाला। इसका अदर नाम आपको कहीं कहीं व्यवस्थापिका भी मिलेगा, तो इसका है ना, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कि इसका अर्थ हुआ विधायिका। जैसे अगर आप संसद भवन देख लीजिए, तो संसद में संसद हो गए, निर्णय बनाने का काम जो करेगा, यानी नियम बनाने का जो काम करेगा उसी को हम लोग विधायिका कहते हैं। चाहे वह विधान यानी कि राज में देख लीजिए तो विधानसभा में आपको यानी कि विधान यानी विधानमंडल में देख लीजिए, और केंद्रीय विधानमंडल में हो सकता है, केंद्रीय विधानमंडल में आपका सांसद होगा और इसमें आपका है ना विधानसभा का सदस्य होगा। यानी कि विधायिका का नियम जो बनाएगा वो कौन बनाएगा, विधायिका। नियम बनाने का जिसका अधिकार होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विधायिका। उसके बाद अगर ये नियम बन गया तो ये नियम को लागू तो भी करना है, तो ये नियम को लागू कौन करवाएगा, तो ये लागू करवाएगा कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंदर में कौन कौन आएगा, यानी अधिकारी। जैसे डीएम देख लीजिए, यानी भारत सरकार, यानी बिहार सरकार में देख लीजिए, तो बिहार सरकार क्या शराबबंदी कानून बनाई है, यानी पेश करके लागू कर दी भारत सरकार की, बिहार सरकार। तो इस कानून को क्या बिहार सरकार आकर नीतीश जी अपने खुद है ना, यानी घरे घर जिला बाई जिला नियम को लागू करवाएंगे नहीं, जो यहाँ अपने जिला के यानी कि अधिकारी को भेज देंगे, यानी अधिकारी को ड्यूटी देंगे क्या कि तू जो हम नियम बना के भेजे हैं उसको तुमको है ना लोगों के बीच नियम को लागू करवाना है। तो लागू करवाने का काम कौन, यानी कार्य, इस पर नियम पर कार्य, यानी कि जो नियम बन के है उस पर कार्य कौन करेगा, तो कार्यपालिका यानी कि अधिकारी। जैसे डीएम हो गया, एसपी हो गया, यानी बीडीओ हो गया, एसडीएम होगा ना, जो भी अधिकारी हो गए, तो जो नियम बन गया तो इस पर कार्य कौन करेगा, कार्यपालिका। अब मान लीजिए कि नियम बन गया और एक लोगों के बीच यानी कि अधिकारी के पास पहुंच गया, और ये अधिकारी लोगों को बता दिया कि शराब पीना एक दंडनीय अपराध है, अगर आप शराब पीजिएगा तो आपको दंड है और उचित कार्रवाई के साथ आपका है ना फाइन भी देना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो शराबबंदी नियम कानून को उल्लंघन करता है तो इसको सजा भी तो मिलनी चाहिए। अगर इस नियम को अगर नहीं पालन करता है तो उसको सजा कौन देगा, तो ये आपका सजा देगा कौन, न्यायपालिका। समझे, यानी कि नियम बनाने का अधिकार किसे है, तो विधायिका के पास, यानी व्यवस्थापिका। ये आपका केंद्रीय विधानमंडल हो सकता है या राज्य विधानमंडल में। उसके बाद अगर नियम बन गया तो उसको पालन करवाना है लोगों के बीच में, तो यानी इस पर कार्य कौन करेगा, तो यानी कि कार्यपालिका। यानी जैसे अधिकारी को हो गया, अगर नियम बन गया तो लोग यानी कार्यपालिका के पास पहुंच गया तो कार्यपालिका लोगों के बीच क्या करवाएगा, बता देगा कि है ना कि ये आपका नियम बना है और इसके अधीन ही आपको काम करना है। अगर आप शराब बेचते हैं या पीते हैं, पकड़ा गए यानी पिए हैं, तो आपका एक जेल का यानी एक सजा के रूप में होगा। अगर इस नियम को तो सजा होगा, अगर ये नियम को कोई व्यक्ति नहीं मार रहा, मान लीजिए शराब पी रहा, तो शराब उसका दंड कौन देगा, यानी गलत इस नियम को नहीं मान रहा, यानी पालन नहीं कर रहा, तो इसका दंड कौन देगा, तो ये न्यायपालिका है ना। जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, जिला में जिला कोर्ट हो गया, है ना। तो ठीक उसी प्रकार इसका जो इसका इसमें दोषी होगा, यानी जो शराब व्यक्ति पीगा या बेचेगा उसको कार्रवाई कौन करेगा, तो ये कार्रवाई कौन करेगा, न्यायपालिका। यानी बता दे, यानी अधिकारी क्या कहेगा कि ये व्यक्ति है जो नियम को पालन नहीं कर रहा, नहीं उल्लंघन कर रहा, इसको आप क्या कीजिए, इसको दंड दीजिए, है ना। तो ये आप हम समझ उम्मीद करते हैं कि आप सरकार के जितने भी अंग है तो आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया यानी सरकार के एक अंग, और आपका है प्रेस। प्रेस यानी प्रेस, चौथा अंग आपका सरकार का कौन सा है, प्रेस। तो प्रेस के लिए चौथा अंग है, चूंकि प्रेस को स्वतंत्र रखा गया, यानी सरकार के अधीन नहीं रखा गया, है ना। प्रेस के चूंकि अगर सरकार के अधीन रखेगा तो सरकार कहीं चमचागिरी करेगा, यानी सरकार का विरोध नहीं करेगा, और जो जनता का मेन मुद्दा है, यानी जो पहुंच नहीं पाएगा किसके बीच, तो सरकार के बीच। तो इसलिए तो चौथा आपका कौन स्तंभ हो गया, प्रेस। तो देखिए प्रेस आजकल क्या हो गया, जो यानी अधिकांश प्रेस मीडिया वाला क्या है, सरकार के चमचागिरी करने में लगा है।
मीडिया वाला क्या तो सरकार का चमचागिरी करने लगा है। तो इसी चलते आने वाला भविष्य में यानी आने वाला समय में एक और आपका सरकार का अंग जुड़ने वाला है शिक्षा। चूंकि पांचवा आपका कौन सा अंग जुड़ेगा यानी सरकार का कौन सा अंग होगा, शिक्षा आने वाला समय में। चूंकि एक प्रेस मीडिया है जो कि सरकार के चमचागिरी करने में लगा, यानी सरकार अगर अच्छा काम कर रहा तो उसको खूब दिखाएगा, अगर सरकार गलत काम कर रहा है उसको एकदम मतलब दिखाने, कभी कभी दिखाएगा वो ठीक है, दिखाने का नाम ही नहीं लेता। कुछ कुछ चैनल के बारे, सब चैनल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सभी प्रेस इस तरह के काम नहीं करता, लेकिन अधिकांश चैनल क्या है तो सरकार के गुलामी खट रहा है, यानी कि सरकार के अधीन है। अगर चूंकि पैसा इस टीआरपी में खूब कमा लिया तो इसको भी डर हो गया कि ज्यादा कुछ करेंगे तो हमको सरकार है ना इस तरह से हमको चेक करवा देगी, सीबीआई लगा देगी, है ना। तो इसीलिए बहुत से अधिकांश प्रेस है सरकार की गुलामी खट रहा। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप खैर आप जान गए होंगे, आप चूंकि है ना युवा अवस्था अगर आपका न्यूज से रिलेटेड समझते होंगे तो अधिकांश चैनल की बात कर रहा हूँ, 2-4 चैनल को छोड़कर बाकी सब सरकार के गुलामी चमचागिरी कर रहा है। तो इसीलिए आने वाला समय में शिक्षा जब जुड़ जाएगा तो शिक्षा से क्या होगा, अगर मान लीजिए कि हम शिक्षित हो जाएंगे, आप भी शिक्षित हो जाइएगा, तो आपको ये है ना अपने आप भी पता चल जाएगा कि कौन सा चीज गलत है यानी कौन सा सही है, यानी कौन सा हमारे राष्ट्र के लिए सही है और तत्व है, यानी कौन सा बात सही है और कौन सा गलत है, यानी आप खुद निर्णय ले सकते हैं और उस निर्णय के आधार पर आप वोट दीजिए। लेकिन आज प्रेस क्या कर रहा है, प्रेस चूंकि जनता का है ना, प्रेस क्या है जनता को लुभाने के लिए सरकार के चमचागिरी कर रहा है, और जो यानी कि सरकार के चमचागिरी करने के साथ लोगों को, चूंकि अगर टीवी देखते हैं लोग तो ये इस तरह से सरकार को एकदम अपने आप को दिखा देता है कि सरकार कुछ गलत काम कर ही नहीं रही। तो सरकार तो खैर बहुत गलत काम कर रही है, तो हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। यानी चौथा आपका अगला स्तंभ यानी आने वाला भविष्य में शिक्षा जुड़ेगा तो ये हमारा देश आगे काफी बढ़ने की ओर लगेगा। तो ये आपका सरकार काम किया, यानी राज हम लोग समझ लिए, उसके बाद हम व्यवस्था समझेंगे। व्यवस्था में देख लीजिए, व्यवस्था का शासन करने की पद्धति, शासन, मान लीजिए राज बन गया तो यहाँ जो शासन होगा ना तो शासन करने की पद्धति को हम लोग व्यवस्था कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि किसी शादी फंक्शन में जा रहे हैं तो अगर वहाँ खाना यानी कि जो वहाँ सिस्टम तैयार किया गया, नहीं अरेंजमेंट किया गया है, खाना यानी खाना के लिए अलग यानी और पंडाल के लिए अलग, है ना, यानी सारे सिस्टम एक अच्छा से बनाया गया, तो आप लोग कहते हैं ना कि कैसा व्यवस्था था वहाँ, यानी कैसा उस तरह के उस जगह का नहीं, उस पार्टी का कैसा शासन व्यवस्था यानी लोगों का किस तरह से कंट्रोल कर रहे थे। तो उसी तरह हम लोग व्यवस्था का अर्थ क्या हुआ, शासन करने की पद्धति को हम लोग व्यवस्था कहते हैं। और व्यवस्था आपको बहुत तरह से आपको मिलेगा, कहीं आपका राजतंत्र भी मिल सकता है, राजतंत्र, लोकतंत्र भी मिल सकता है ना। फिर आपका तानाशाही तंत्र मिलेगा, तानाशाह तंत्र। उसके बाद आपको और भी मिल सकता है कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र, यानी कि यानी व्यवस्था कितने बहुत से प्रकार के हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल लोकतंत्र को ही हम लोग व्यवस्था कहेंगे। व्यवस्था राजतंत्र में भी हो सकता है, लोकतंत्र भी एक व्यवस्था है, तानाशाह तंत्र भी एक व्यवस्था, और कुलीन तंत्र। जैसे राजतंत्र में शासक कौन यानी शासन कैसे कौन करेगा तो ये राजा करेगा, है ना। और लोकतंत्र में कौन करेगा तो जनता का प्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि। और ये तानाशाही शासक, जैसे देख लीजिए उत्तरी कोरिया। और ये आपका हो गया उच्च वर्ग, यानी कि व्यवस्था आपका कितने प्रकार के हो सकता है तो व्यवस्था आपका हो गया, व्यवस्था आपका हो गया यानी कि बहुत से प्रकार के हो सकते हैं। व्यवस्था का मतलब ये नहीं कि केवल लोकतंत्र है। तो इसी को समझने के लिए भारत में कैसा व्यवस्था है, भारतीय पॉलिटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में, तो यानी भारत में कैसा व्यवस्था है तो कैसा व्यवस्था है लोकतंत्र। और लोकतंत्र के बारे में बताएं, लोकतंत्र की सबसे पहले कहाँ शुरुआत की गई थी, यानी लोकतंत्र का बीज जो बोया गया था सबसे पहले आपको विश्व में बता रहे हैं, विश्व की बात कर रहे हैं। विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र कहाँ का उदय हुआ था तो वैशाली में, है ना, वज्जी महाजनपद में। वज्जी आपको बताए थे महाजनपद, किस महाजनपद में ना, वज्जी यानी वैशाली गणराज्य में सबसे पहले लोकतंत्र का उदय हुआ था। वहां चूंकि आपको बताए थे कि महाजनपद काल पढ़ा है तो महाजनपद काल में कुल 16 महाजनपद का उदय हुआ, है ना। और इसी में एक कौन है आपका वज्जी महाजनपद, इसका राजधानी कहाँ था तो वैशाली। तो वैशाली में कैसा था तो लोकतंत्र यानी कि वहां लोकतंत्र का
शुरू से ही प्रचलन हो चुका था। कैसे कि वहां क्या तो जनता है कि अपने क्षेत्र के एक हेड को चुनते थे, जनता पर चुनाव करके एक लोगों को कहाँ भेजते थे, शासन करने के लिए। और उसी से जनता यानी अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर, यानी अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर उन लोगों को शासन चलाया जाता था। यानी लोकतंत्र का सबसे पहले विश्व में कहाँ उदय हुआ था, यानी शुरुआत कहाँ से हुई, तो आपका बज्जी वैशाली यानी कि आपका हाजीपुर कह सकते हैं, वैशाली जिला है ना हाजीपुर, तो उसी का सोचिए विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र कहाँ शुरू हुआ, अपने बिहार के वैशाली जिला में लोकतंत्र का सबसे पहले उदय हुआ, यानी शुरुआत की गई। तो ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग है और आपका है ना गौरवपूर्ण बात है कि हम लोग को है ना सैल्यूट करना चाहिए कि सबसे पहले लोकतंत्र अपने भारत देश के बिहार राज्य के वैशाली जिला में शुरुआत की गई थी। तो इसके लिए उन लोगों को दिल से सैल्यूट है ना, राजतंत्र को त्याग कर क्या लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किए। तो चलिए हम लोग इस तरह से सारी चीजों को फैक्ट को लिख लेते हैं। तो हेडिंग लिखिए इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो पहले लिखिए राज्य व्यवस्था, लिखिए राज्य व्यवस्था लिख के डैश दीजिए, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था लिख के डैश दीजिए। लिखिए राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था का अर्थ, राज्य व्यवस्था का अर्थ, राज्य व्यवस्था का अर्थ, राज्य व्यवस्था का अर्थ बराबर लिखिएगा राज्य प्लस व्यवस्था, राज्य प्लस व्यवस्था, यानी उस राज्य में कैसा व्यवस्था है उसी को हम लोग राज्य व्यवस्था कहते हैं। उसके बाद लिखिए राज, 10 देख लिखिए राज, राज कैसे बनता है, यानी राज कैसे बनता है या राज क्या है, राज कैसे बनता है। हेडिंग में लिखिए राज कैसे बनता है। तो लिखिए किसी भी क्षेत्र को राज बनने के लिए, किसी भी क्षेत्र को राज बनने के लिए चार तत्व काफी महत्वपूर्ण है, यानी काफी आवश्यक है। पहला हो गया आपका जनसंख्या, इसके बाद लिखिए भूभाग, उसके बाद लिखिए संप्रभुता और सरकार। पहला आपका लिखिए जनसंख्या, उसके बाद लिखिए भूभाग, संप्रभुता और सरकार। तो ये हो गया। और इसी में लिखिए संप्रभुता का मतलब लिख लीजिए डैश में, है ना, क्योंकि आपको समझने में नहीं आएगा कि संप्रभुता क्या होता है। तो लिखिए निर्णय लेने के वक्त किसी के दबाव में न लिया जाए, यानी निर्णय लेने के वक्त किसी के दबाव में न लिया जाए, उसी को संप्रभुता कहते हैं, उसी को हम लोग संप्रभुता कहते हैं। उसके बाद लिखिए सरकार, सरकार में लिखिए कोष्ट में, उसके बाद लिखिए अगला लाइन सरकार के मुख्यतः 4 अंग हैं, सरकार के मुख्यतः 4 अंग हैं। पहला लिखिए विधायिका या व्यवस्थापिका, उसके बाद लिखिए कार्यपालिका और आगे लिखिए न्यायपालिका। और पहला लिख डैश दीजिए विधायिका। तो ये आपका था, है ना। तो ये टॉपिक आप फिर मिल इसको